अगर आप सबका भी सपना है इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का, तो आप सबके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि फाइनली इंडियन आर्मी ने अपना नोटिफिकेशन फॉर द एसएससी टेक के लिए रिलीज कर दिया है, जहां पर मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन आर्मी के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं। ये कोर्स 65th कोर्स है फॉर मेन कैंडिडेट्स या मेल कैंडिडेट्स के लिए, और वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट या वुमेन कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं तो ये कोर्स है 36 कोर्स। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन थ्रू टेक्निकल कार्डर के द्वारा आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय पीडब्ल्यू पर। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि इस एसएससी टेक वैकेंसी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, भले हम एज क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं या एजुकेशन क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, और कौन कौन से स्टूडेंट्स या कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन आर्मी ने कौन सा नोटिफिकेशन रिलीज किया। देखिए, नोटिफिकेशन का नाम है एसएससी टेक, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन टेक्निकल कार्डर की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन दोनों के लिए, फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए हम लोग बात करें, कोर्स का नाम है 65th कोर्स। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम लोग बात करें तो कोर्स का नाम है 36 कोर्स। तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे, हो गए हैं, बिल्कुल आप लोग फिल करना स्टार्ट करें। कब से फिल करना स्टार्ट करेंगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस कोर्स की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, तो इस कोर्स की जो ट्रेनिंग है, जिसको पीसीटीए बोलते हैं, प्री कमीशन ट्रेनिंग बोलते हैं, एकेडमी के अंदर जो आपकी होती है, ये अक्टूबर मंथ 2025 के बाद आपके स्टार्ट यहां पर होगी। तो ये सब चीज हम लोग समझते हैं। अब समझते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। अगर हम ओवरऑल टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हैं 381 पोस्ट यहां पर है। अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी बिग वैकेंसीज है। दिस इज बिंग जस्ट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आपको ग्रैब करना है इस अपॉर्चुनिटी को। अब कैसे होता है, क्या सर इसके अंदर पेपर भी होता है, क्या होता है? देखिए, एक स्पष्ट रूप से बात समझ लीजिएगा। कुछ फॉर्म आपके डायरेक्ट वैकेंसी के थ्रू होते हैं, कुछ आपके इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या बेटा, आपको डायरेक्टली एसएसबी देना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे आपका सीडीएस एग्जामिनेशन हो गया, एफकेट एग्जामिनेशन हो गया, यहां पर आपको रिटर्न देना पड़ेगा। रिटर्न के बाद आप एसएसबी दोगे, है ना बेटा? तो ये एक इनडायरेक्ट है, मतलब सॉरी, एक डायरेक्ट एंट्री है। यहां पर आप डायरेक्टली एसएसबी दोगे, आपको कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो सर कैसे? एक परसेंटेज क्राइटेरिया के हिसाब से, है ना? आपका अब तक कितना एकेडमिक में परसेंटेज आया, उसको आपको भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद ज्वाइन इंडिया, जो आपकी इंडियन आर्मी है, वो आपके कट ऑफ रिलीज करेगी। उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आपको एसएसबी में जाना पड़ेगा। सर क्या इसके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, देखिए आप स्पष्ट रूप से समझिएगा, टेक्निकल की बात हो रही है। तो टेक्निकल के अंदर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स की यहां पर बात हो रही है। सो सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स जो टेक्निकल कार्डर के अंदर है, जो बीटेक वगैरह कर रहे हैं, वो ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हाँ, कुछ ऐसी फॉर्म के अंदर हम लोग देखेंगे वैकेंसीज जो है वो कार्डर के अंदर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, तो उसमें कहीं कहीं पर एमएससी वगैरह स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो जो टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म्स को। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो वैकेंसीज कितने? ओवरऑल 381 वैकेंसीज यहां पर आपको मेंशन की गई। चलिए, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। फॉर्म फिलिंग कब से आपके स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी? सो फॉर्म फिलिंग आपकी होगी 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग क्या है बेटा? 5 फरवरी है। कितने बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे? 3 PM ओनली। तो 5 फरवरी 3 PM ओनली तक आपके पास लिंक ओपन रहेगा, आपके पास इंटरफेस ओपन रहेगा, आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल सर हम लोग कहां से करेंगे? ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आप जाओगे, है ना? सो ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जैसे ही आप जाओगे, अगर आपने अब तक ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आपके 10th के परसेंटेज, 10th का रोल नंबर्स वगैरह, फिर उसके बाद 12th के परसेंटेज, आपके ग्रेजुएशन में अब तक कितने परसेंटेज आए फर्स्ट सेम के अंदर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इस तरीके से वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना। आपकी ब्रांच, आपके पिताजी का नाम, आप कौन से स्कूल से पढ़े, कहाँ के रहने वाले हो, आपका आधार कार्ड, कुछ बेसिक डिटेल्स करके आप वहां पर क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लिंक दिखाई दे जाएगा कि फॉर्म फिलिंग फॉर एसएससी टेक वाला। आप उस पर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को प्रोसीड करेंगे, फॉर्म फिल कर देंगे। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के थ्रू साइट से आपको जाना है। तो ये तो रही सारी की सारी डेट। सो लास्ट डेट क्या? 5 फरवरी 2025 है। अब बात कर लेते हैं फीस की।
तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए भले आप एससी कैंडिडेट हो, एसटी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, नो फीस रिक्वायरमेंट, निल है। तो फीस यहां पर निल है बेटा, ये सिंपल सी जानना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है आप सभी के लिए, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं एक बार बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनमैरिड होने चाहिए। ऐसा नहीं आप मैरिड हैं और आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट्स दोनों हैं यहां पर, ये अप्लाई करेंगे, ये याद रख लेना। तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप बीटेक के फाइनल ईयर के अंदर हैं, मतलब 6 सैम के अंदर है, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कर सकते हो। बीटेक या तो आपकी कंप्लीट हो चुकी हो, या आप फाइनल ईयर के अंदर हो तो भी कंप्लीट। आप बी आर्किटेक्चर हैं तो भी भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। सो बैचलर डिग्री इन टेक्निकल फील्ड आर्किटेक्चर या बीटेक हो, या अगर हम लोग बीई की बात करें बैचलर इंजीनियरिंग, तो भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा, ये याद रख लीजिएगा। सो लिखा फाइनल अप्लाइंग कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल, प्लीज याद रखना। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओवरऑल, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं एज लिमिट क्या है, कि व्हाट इज एज लिमिट। तो एज लिमिट मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 27 साल है, जो इस बार नोटिफिकेशन रिलीज किया उसके अंदर। अब मैं एक्चुअली बताता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आप 65th कोर्स मैन या 36 कोर्स वुमेन एंट्री के लिए फिल कर रहे हैं, तो आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। कब तक? 1 अक्टूबर 2025 तक, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आप एक चीज समझिए, अगर आपका जन्म 2 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अक्टूबर 2005 के बीच में हुआ है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, दोनों डेट इंक्लूसिव है। किसी कैंडिडेट का जन्म बाय चांस 2 अक्टूबर को हुआ तो फॉर्म फिल कर सकता है, कर सकता है। किसी कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर को हुआ है तो कर सकता है। तो इसके बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, सीधी सी बात, ये याद रखना। तो 20 से 27 साल, भले आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये एज क्राइटेरिया। अब इस जो वैकेंसी है ना, इसका एक बहुत अच्छा एक पॉइंट क्या है वो मैं आपको और बताता हूं। हमारे इंडियन आर्मी के अंदर ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसी फैमिलीज होती हैं, है ना, जिनके हस्बैंड्स की कुछ वॉर कैजुअलिटी हो गई हो, या मातरम हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, तो उनके पास भी हमारी एमओडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए अप्लाई की गई है कि शहीद, है ना, जवान हो या अफसर हो, उसकी जो धर्म पत्नियां हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकती है। और जैसे उनके पति ने सेवा दी है, हस्बैंड ने सेवा दी थी, इसी प्रकार से वो भी इंडियन आर्मी के अंदर सेवा दे सकती है। तो इस वैकेंसीज के द्वारा अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जो विडोज हैं, जो विधवाएं हैं, है ना, जिनके हस्बैंड कहीं ना किसी कैजुअलिटी या मातरम शहीदी प्राप्त की है, तो वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनके लिए भी यहां पर है। तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहां पर है। और एज रिलैक्सेशन यहां पर कितना रखा गया है? 35 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर मेंशन किया गया है कि आपकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो 2025 में, तो आपकी यहां पर 35 साल की वैकेंसी एज होनी चाहिए। तो नॉन टेक्निकल के अंदर, नॉन यूपीएससी पोस्ट के अंदर, और टेक्निकल वुमेन, तो वुमेन के लिए दोनों पोस्ट यहां पर बनाई गई है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, सिर्फ और सिर्फ वॉर विडोज के लिए, या जो शहीद हो चुकी हैं, कुछ सिर्फ उन्हीं के लिए, महिलाओं के लिए यहां पर बनाई गई है। तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी मैंने एज क्राइटेरिया आपको बता दिया, समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग ऑल दिस वैकेंसीज। देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया, अगर आप बीटेक के फाइनल ईयर के अंदर हैं या बीटेक आपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर कौन कौन से ब्रांचेस में भी आपको आगे बताऊंगा। तो बीटेक के फाइनल वाले स्टूडेंट, यस, कंप्लीट बीटेक, यस, लेकिन एज 20 से 27 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने अप्लाई कर दिया। देखिए एक्चुअली जो कैंडिडेट्स बीटेक के फाइनल ईयर के अंदर हैं, प्री फाइनल ईयर के अंदर हैं, उनको मतलब 6 सेमेस्टर के अंदर है, उनको एक रिलैक्सेशन देकर एसएसबी में इनवाइट किया गया है। लेकिन आपको यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी, भले या बीटेक के फाइनल ईयर के अंदर है या प्री फाइनल 6 सेमेस्टर के अंदर है, आप इस फॉर्म को तभी फिल करिएगा अगर आप एश्योर्ड हैं कि आपके फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट, फाइनल ईयर का कंप्लीट रिजल्ट 1 अक्टूबर 2025 से पहले आ जाएगा। और प्री कमीशन ट्रेनिंग जो आपकी रेस्पेक्टिव एकेडमी के अंदर होगी, उसमें जाने से 12 हफ्ते पहले एटलीस्ट आपके पास आपका रिजल्ट आ जाए। तो मतलब 1 अक्टूबर 2025 से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ रहा, आप एश्योर्ड हो, आपकी डिग्री विग्री सब आ जाएगी, तो आप इस फॉर्म को फिल करेगा। ये डेडलाइन, ये गाइडलाइन बिल्कुल असर्टेन्ड है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया
और आपका रिजल्ट नहीं आया, आप एसएसबी में रिकमेंड हो गए, तो सॉरी, उस टाइम पे आपको प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी में नहीं बुलाया जाएगा। तो 1 अक्टूबर 2025 से पहले रिजल्ट आना आपका मैंडेटरी है। ये पॉइंट आप सब लोग स्पष्टता रूप से अपने दिमाग के अंदर, भले आप फाइनल ईयर के अंदर हो या प्री फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर के अंदर हो, ठीक है। और बी आर्किटेक्चर के लिए भी यही सेम क्राइटेरिया यहां पर एग्जिस्ट करता है। सो 1 अक्टूबर 2025 से। अच्छा, अब एक चीज समझना, मैंने वही चीज बोला जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, लिखा है ऑल फाइनल प्री फाइनल ईयर कैंडिडेट वर्स फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अक्टूबर 2025 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई दिस। अगर आपके फाइनल एग्जाम 1 अक्टूबर 2025 के बाद शेड्यूल है तो आप फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते हो भाई। उस टाइम तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, आपके पास रिजल्ट आना चाहिए, ये 100% याद रख लीजिए। फाइन है, आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्या कंडीशन है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट तो ठीक है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उनको फॉर्म के अंदर जो अपने मार्क्स हैं वो 8th सेमेस्टर तक के मार्क्स उनको फिल करने हैं, 8th सेमेस्टर तक के मार्क्स। और जब आप मार्क्स फिल कर रहे हो, उस फॉर्म को फिल करने के टाइम पे आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अगर 8 सेमेस्टर तक मार्क्स भर रहे हैं, बाई चांस उनका किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट के अंदर बैकलॉग है, सॉरी, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, नो बैकलॉग इज रिक्वायर्ड। सेम क्राइटेरिया फॉर प्री फाइनल ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जो 6 सेमेस्टर के अंदर है, वो अपने 6 सेम तक के मार्क्स यहां पर फिल करेंगे फॉर्म भरने के टाइम पे। और 6 सेमेस्टर तक जब मार्क्स फिल करेंगे तो उनका भी कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो मेरिट जो प्री फाइनल वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो परसेंटेज मेरिट लगेगी वो 6 सेम तक के लिए लगेगी, और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए जो मेरिट लगेगी वो 8 सेमेस्टर तक के लिए लगेगी। ये याद रखना, जो फाइनल कंप्लीट कर चुके हैं, समझ रहे हो, जो फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि मैं अभी फाइनल ईयर के अंदर ही हूं फोर्थ, तो भाई आपके 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके तो 8 सेमेस्टर तक आपको डालनी है। एक परसेंटेज क्राइटेरिया का एक कट ऑफ लगेगा जो इंडियन आर्मी बनाएगी। अगर आपके मार्क्स उस परसेंटेज क्राइटेरिया से ऊपर थे तो आपको मेल आ जाएगी अपने आप इंडियन आर्मी के थ्रू से कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं एसएसबी के लिए, इस डेट पर आपका फलाना सेंटर के अंदर एसएसबी, आप तैयारी आ जाइए, और वो पूरी आपको स्टार्ट करनी है। अब एक चीज समझिएगा, जो स्टूडेंट्स प्री फाइनल ईयर के अंदर है, जब वो एसएसबी बोर्ड के अंदर जाएंगे तो उन्हें अपने स्कूल और कॉलेज से एक एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा। एक एफिडेविट जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो, एचओडी हो, या डीन हो, या डायरेक्टर हो, जो भी आपके स्कूल के अंदर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है, उनसे आप आपके 6 सेमेस्टर तक जितने मार्क्स आ गए वो वेरीफाइड करेंगे, उनको अटेस्ट करेंगे, स्कूल कॉलेज के स्टैंप लगाएंगे, और एक आपको एफिडेविट देंगे कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, इसकी ब्रांच ये है, ये अभी इस सेमेस्टर के अंदर है, इसका रोल नंबर ये है, और इसका अभी तक कोई भी बैकलॉग नहीं है, एंड ही इज बीइंग कंप्लीटली फिट फॉर अपियरिंग इन दी एसएसबीज। और ये बिल्कुल क्लियर है इसका रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो एक एफिडेविट आना, और हाँ इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है जो 1 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आ जाएगा, और अक्टूबर 2025 के बाद कोई भी इसके फाइनल एग्जाम नहीं होंगे। ये एफिडेविट आपको लेकर जाना पड़ेगा जो प्री फाइनल 6 सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट है। ये एफिडेविट की कम से कम आप एटलीस्ट 2 कॉपी बना लेना अपने पास ओरिजिनल, और मार्कशीट सारी अटेस्ट करवा के लेकर जानी है आपने। एक सेट आपने बनाना है खुद का सेल्फ टेस्ट वाला एक बंडल, और एक जो आपके स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल्स ने टेस्ट करके बनाए। तो मार्कशीट टेस्ट सारी आपके 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ये एक गजेटेड ऑफिसर से भी टेस्ट करा लेना, और एक सेल्फ टेस्ट कर लेना, और ये एक एफिडेविट जो मैंने आपको ना ये भी आप बनवा के जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये एसएसबी के दौरान आपको चाहिएगा। और अगर जो कैंडिडेट फाइनल ईयर के अंदर है उनका तो रिजल्ट अगर आ चुका है तो वो तो क्या करेंगे, जो फाइनली डिग्री है उसको अपने स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर या डीन से अटेस्ट करवा लेंगे, उनको एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी तो मार्कशीट आ चुकी है। ये एफिडेविट बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि हाँ आपका मार्कशीट नहीं आया है ना, मार्कशीट नहीं है तो हाँ प्रूफ हो जाए कि आ जाएगा, स्कूल वाले एश्योरेंस दे रहे, कॉलेज वाले एश्योरेंस दे रहे, ये याद रखना। तो ये सब बनाकर आपको एसएसबी के टाइम पीरियड पे लेके जाना। अगर आप ये सब नहीं लेकर जाते माय डियर, सॉरी, आपको एसएसबी में बैठने नहीं दिया जाएगा, वहीं से रफा दफा कर दिया जाएगा। ये याद रख लीजिएगा, वही सब चीज मैंने यहां पर बताई है। अगर आप बी आर्किटेक्चर के अंदर हैं तो आपको कहां तक, 8 सेमेस्टर तक लेके जाना। बीटेक में है, प्री फाइनल ईयर के अंदर 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हो 8, और बी आर्किटेक्चर वाले अगर अपियरिंग में है अभी तो वो 8 सेमेस्टर तक देके जाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि उनका 5 ईयर जाता है। और अगर कुछ पोस्ट के अंदर जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा एमएससी भी रिक्वायर्ड है तो उनके लिए भी यहां पर मेंशन किया गया है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। और एक चीज और याद रख लेना, आपका एग्रीगेट परसेंटेज, अगर आपका सीजीपीए यहां पर चलता है तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करवा लीजिएगा, है ना, सीजीपीए को परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट करवा लीजिएगा। ये सब आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
जो मैंने चीज आपको बताई है, कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, वही सब चीज यहां पर आपकी मेंशन लिखी गई है, वही सब चीज यहां पर लिखी गई है। नेक्स्ट, अगर अगर बाय चांस आपकी बैकलॉग थी, आपने फॉर्म फिल भी कर दिया, वहां पर जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको आउट कर दिया जाएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। हाँ, आपकी बैकलॉग थी, अगर आपने बैकलॉग क्लियर कर लिया तो कोई इशू नहीं है, मतलब बैकलॉग अगर थी तो क्लियर हो जानी चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर किसके लिए, विडोज, जो मैंने आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाई। तो वुमेन्स कैंडिडेट्स जो हैं, विडोज जो हैं, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, उनके लिए एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो वो नॉन टेक, नॉन यूपीएससी पोस्ट और साथ ही साथ टेक्निकल दोनों के लिए जा सकते हैं। तो वो नॉन टेक ग्रेजुएशन उनकी किसी भी डिसिप्लिन में हो, वो बीए हो, बीएससी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, किसी भी में भी हो, वो फिल कर सकते हैं, ये याद रख लेना। वहीं एसएससी टेक की अगर बात करें तो बीई बीटेक इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम होनी चाहिए, टेक्निकल के लिए, और नॉन टेक्निकल किसी से भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। सो ये समथिंग आपके अराउंड यहां पर वैकेंसीज हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन 65th मैन के थ्रू, मैन के लिए 350 वैकेंसीज हैं, वहीं पर वुमेन्स के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं 29 वैकेंसीज यहां पर मेंशन की गई है। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसमें टेक्निकल के लिए वुमेन के लिए, नॉन टेक्निकल वुमेन्स के लिए, ये कुछ एक मैंने जनरल आपके सामने बताया कि एक्चुअली ये भी जनरल, अभी मैं इसको बाइफरकेट भी करूंगा ब्रांच वाइज कि किस ब्रांच में कितनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अब देखिए ब्रांच वाइज अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इधर मैन और वुमेन की बात कर रहे हैं। सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, सिविल से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रीम्स हमारे पास होती हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए मेन के लिए 75 है, वुमेन के लिए 07 वैकेंसीज है। वहीं पर प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, बायोमेडिकल्स, केमिकल, न्यूक्लियर, इस तरीके से कुछ वैकेंसीज हैं, उसके लिए 17 फॉर द मेन है, यहां पर वुमेन्स के लिए कोई नहीं है। वही मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस की बात करें, यहां पर मेंस के लिए 101 है और वुमेन के लिए 09 वैकेंसीज यहां पर मेंशन की गई हैं। सेम कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटर टेक, देखो एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कंप्यूटर साइंस में है उनके पास। तो यहां पर अगर हम बात करें 60 वैकेंसीज हैं मेन के लिए और वुमेन के लिए 4। वही अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, उनके लिए 33 यहां पर है मेन के लिए, और वुमेन के लिए 03 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, मेन के लिए 64 है, वुमेन के लिए 06 वैकेंसीज हैं। अब इसके अंदर ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, क्योंकि ब्रांचेस थोड़ी मैच अलग अलग करती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी ब्रांचेस। ये मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया, 381 वैकेंसी जो 350 फॉर द मेन के लिए है, और 21 जो 29 वैकेंसीज के आसपास जो फीमेल के लिए है, मैंने आपको बताया जो 389 टोटल वैकेंसी है, उसका क्राइटेरिया मैंने आपको दिया। हाउ टू अप्लाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए, ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आप जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेसिक डिटेल्स डॉक्यूमेंट जो मांगे वो स्कैन कॉपी आप फिल करोगे और फॉर्म को फिल करोगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ चीज याद रख लेना, फॉर्म फिल करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, अगर आपने एक बार अपने जो भी डाटा मेंशन कर दिया, आपका डाटा चेंज नहीं होगा। तो नाम बहुत अच्छे से वेरीफाई करके भरना, जो आपके 10th क्लास के अंदर जो आपका नाम है, 10th क्लास के अंदर आपका, आपके पिताजी का, आपके माताजी का जो नाम है, वही आपका जन्म भर नाम रहेगा, वही आपको फिल करना है, ये रखना। सो कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सीजीए पे मार्क्स को अच्छे से कन्वर्ट कर लेना, परसेंटेज वगैरह के अंदर कोई एरर अगर हो गया तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा होता है कि उनकी 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर उनके पेरेंट्स का नाम मेंशन नहीं होता है ना, बाई चांस ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो आपके पास एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ आईडी कार्ड्स होते हैं, वो आपको लेके जाना। उसमें अगर आपके पेरेंट्स का नाम है तो आप वेरिफिकेशन के लिए उसको लेकर जा सकते हो। बाई चांस आपके पेरेंट्स का नाम आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अंदर नहीं गिवन है, तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लेके जानी है, ठीक है। आपने जो फॉर्म फिल किया उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लेना, ठीक है, एक खुद से सेल्फ अटेस्ट करके रख लेना। आपका जो है आपके सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के 10th 12th के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, आपके बीटेक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं, मासिक मार्कशीट्स है, एक आप गेजेटेड ऑफिसर से टेस्ट कर लेना, एक खुद सेल्फ अटेस्ट कर लेना, और 6 सेमेस्टर वाले, प्री फाइनल वाले अपने कॉलेज स्कूल से एक एफिडेविट जरूर बनवा लेंगे, ठीक है बेटा। सो ये डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपका 10th वाला स्टूडेंट है, जो 10th वाला जो सर्टिफिकेट है वही मैंडेटरी है, ये याद रख लेना, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। जो मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपका माँ, आपके पिताजी का नाम मैच नहीं कर रहा है तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हो, वो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो सब यहां पर मेंशन किया गया है, फाइन है। नाउ अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली कि आपको कब तक का, ये एश्योरेंस रख लेना कि 1 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ रहा है, ये एश्योरेंस आपको रखना है और एफिडेविट आपको लेकर जाना है अपने कॉलेज स्कूल से, वही चीज यहां पर मेंशन की गई है। नाउ अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाता है तो ही विल बी कैंसल एंड ही विल बी रिटर्न्ड लिखा हुआ है।
ऑल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल टू बी कैरिड बाय द कैंडिडेट, ऑल्सो ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। देर इज नो नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी टू दी, फॉर्म फिल करने के बाद बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर क्या स्पीड पोस्ट करके भेजना है, नहीं भेजना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। कैंडिडेट एक टाइम पीरियड पे सिर्फ एक बार ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करे, अगर आप मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ये याद रख लीजिए, ठीक है। रैंक क्राइटेरिया, आप किस तरीके से प्रमोशन होंगे, क्या होगा, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये सब आपके रैंक्स में यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया था कि क्या क्या है वैकेंसी, ठीक है। एक्चुअली ये जो वैकेंसीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया टीजीसी कोर्स के लिए, तो आप वैकेंसी पर ध्यान मत दीजिएगा, ये सब वैकेंसीज मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, बट ब्रांचेस वही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर बात कर दिया है, तो ये सब इक्विवेलेंट कैडर है, आपकी सिविल इंजीनियरिंग से इससे है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक चाहिए, एसोसिएटेड अगर इसमें से भी कोई एसोसिएटेड है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो भी आपकी कोई एसोसिएटेड है, सिविल इंजीनियरिंग लिखा है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में ये सब भी अगर आपकी हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन से ही मैंने उठाया डाटा। तो सिविल इंजीनियरिंग में इतनी सारी चीजें आप फिल कर सकते हो, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, ब्रांचेस सेम है, ये याद रख लीजिएगा। सेम अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, खाली कंप्यूटर साइंस मेंशन कर दिया, एमएस इन कंप्यूटर साइंस कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वाले, सीएस आईटी वाले, ये सब ब्रांचेस भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप इन किसी ब्रांचेस में से भी आते तो भी आप फेल कर सकते हो, वैकेंसीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये सब आपके नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सब आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर वैलिड है, इक्विवेलेंट वैकेंसीज के अंदर डालेंगे तो भी आप फिल कर सकते हो। सेम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अपन बात कर रहे हैं, तो देखिए मेंशन वहां पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया है, लेकिन इसमें पावर सिस्टम, अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत सारी आती हैं, तो भी अगर है इक्विवेलेंट है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी खाली इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन कर दिया, टेलीकम्युनिकेशन, फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल मेंशन कर दिया, लेकिन अगर ये भी आपके पास इक्विवेलेंट आपने किसी इसमें से की है, रेडियोथेरेपी में की है आपने, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी एप्लीकेबल हो, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर ये सब है। वहीं मैकेनिकल के अंदर बात कर रहे हैं, वहां पर खाली खाली मैकेनिकल कर दिया, ऑटोमेशन कर दिया, एरोस्पेस कर दिया है, ठीक है, वर्कशॉप कर दिया, एरोनॉटिकल कर दिया है, लेकिन अगर आपके पास ये भी सब कुछ है, इसमें से कोई बीटेक आपके पास है, तो भी आप एलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो, ये याद रख लीजिएगा। तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहां पर ये सब आपके लिए मेंशन की गई हैं, ये सब आपको याद रखना। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ मिसलेनियस है, मैंने आपको बताई थी वहां पर। तो मिसलेनियस में क्या आपके पास आर्किटेक्चर है, प्लास्टिक है, बैलिस्टिक है, बायोमेडिकल है, ये सब है, तो ये सब आपके पास इसमें इंक्लूडेड होती हैं। वहीं पर अगर अपन माइनिंग की बात कर रहे हैं तो माइनिंग के अंदर भी ये सारी इंक्लूडेड आपकी होती है। तो दीज आर ऑल दी वैकेंसीज जो आपको याद रखनी है। तो फटाफट से जाइए और फॉर्म को आप फिल कर दीजिए एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, और यहां पर आपको कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो 10 ईयर्स तक लिए हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 10 ईयर्स की होती है, परमानेंट कमीशन नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके पास है, इंडियन आर्मी आपको ज्वाइन करिए, आपकी ट्रेनिंग ओटीए में होगी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी पे आपकी होगी, चेन्नई वगैरह के अंदर। अब ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, 20 से 27 साल के आपके पास हो, आप बीटेक के फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर या बीटेक कंप्लीट कर चुके हो, इतनी एज आपकी 20 से 27 साल है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन ये वैकेंसीज है। इवन फॉर दी विडोज के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया है 35 ईयर्स का, वो नॉन यूपीएससी मतलब नॉन टेक्निकल पोस्ट है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल पोस्ट दोनों में, नॉन टेक्निकल पोस्ट वुमेन्स के लिए एलिजिबल है फॉर एवरीथिंग, आप किसी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन हो। तो जाइए फटाफट से फॉर्म कर दीजिए, और आप एक बार इसको देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो, वहां से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो, सब कुछ मैंने यहाँ बताया। तो आई होप यू ऑल हैव गॉट every point crisply, very clearly. Thank you very much. This is all from my side. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।